हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईरा स्टडी में। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं सेक्शन बी का पार्ट का वीडियो लेके आऊँगा। आप देखो, सेक्शन बी के कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो यहाँ पे मेरे पास कुल 12 से 13 क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी 3 बार आ चुका है। 16 में आया, 19 में आया, 24 में भी आया। क्या ये 25 में आ सकता है? भाई चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 24 में आ चुका है तो रिपीट ना करे, हो सकता है रिपीट कर दे, है ना। क्योंकि आप ये क्वेश्चन देखो, 16, 17, 18, 19 लगातार है। 20 21 से पूछा नहीं, हो सकता है इस बार पूछ ले, है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि काफ़ी टाइम रिपीटेड है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, काफ़ी टाइम रिपीटेड किया गया है। कुछ ये क्वेश्चन जो कभी रिपीट नहीं किया, तो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी रिपीट नहीं हो, ये रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का चैनल। और शुरू करने से पहले प्लीज़ जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और साथ में घंटा जरूर बताइएगा, क्योंकि जब घंटा बजाएंगे तो आपके फ़ोन में घंटी बजेगी जब जब मेरी वीडियो अपलोड होगी और आएगी तो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन सी पार्ट के लिए अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेक्शन सी भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अभी ये बी और बी का हम शुरू करते हैं। तो बी का हमारा पहला क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गया। एक मिनट, कुछ तो ग्लिच है इसके अंदर। कुछ तो ग्लिच था ना। चलो, बी का आपका ये पहला क्वेश्चन जो हम कराएंगे, बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। भाई मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है। देखो, वहाँ पे 4 मार्क्स का, जहाँ पे इंडिविजुअली पूछा गया पब्लिक कंपनी क्या है और प्राइवेट कंपनी क्या है। यहाँ पे जो है आपसे इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा, यहाँ से आपको एक वर्बली पूछ रहा है कि भाई दोनों में डिफरेंस बता दो। तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या क्या डिफरेंस है, मैं आपको वर्बली यहाँ बताता हूँ, फिर जाकर आपको क्वेश्चन सोल्यूशन पे भी ले चलूँगा इसके। ठीक है, जो कि हमारा सोल्यूशन 5 ये रहा, जो कि 1 by 1 सोल्यूशन 5 है, जिसके अंदर क्वेश्चन कौन सी ईयर का था, 16 का। मतलब लो, पहले ही उसमें मिल जाएगा हमें, ये पहले ही पेज पे हमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये रहा। मैं आपको बता दूं, मेरी ये जो पीडीएफ फाइल आप देख रहे हो, इस पीडीएफ फाइल के अंदर 2016 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चंस हैं, सबके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर होगा 9560503708। ठीक है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर किसी को पूरे के पूरे 10 ईयर के चाहिए होंगे तो मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सअप कर सकता हूँ। आप मुझसे व्हाट्सअप पे या ऑन कॉल कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसका जो प्राइस होगा मात्र 199 के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ आपको, सेक्शन ए, बी और सी तीनों सेक्शन दे रहा हूँ। तीनों सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और साथ में आपका ये पूरा का पूरा सॉल्व पेपर 16 से 24 तक का। चलिए चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। भैया क्या डिफरेंस है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के अंदर? चलो बताते हैं हम आपको कि पब्लिक कंपनी, ये रहा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। मैंने कल आपको बताया था कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या क्या होती है। तो पब्लिक कंपनी मैंने बताया था कि ये कहाँ रजिस्टर्ड होता है, सेक्शन 271 के अंदर, ये सेक्शन 268 के अंदर। इसके अंदर मिनिमम मेंबर कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में? 7, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2। पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं और प्राइवेट में 200। 200 में भी कौन से 200? अगर जॉइंट वेंचर है तो उसको क्या काउंट करेंगे? सिंगल। एक्स एम्प्लॉय क्या होगा? एक्स एम्प्लॉय क्या है? एक्स एम्प्लॉय यहाँ काउंट नहीं होगा। ठीक है, फिर बोला गया इसके अंदर क्या होता है? फ्री है। क्या फ्री है? श्री ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर फ्री है। भाई पब्लिक कंपनी की शेयर, हम जो आपस में जो शेयर खरीदते हैं, अडानी का, टाटा का, ये सब क्या होता है? पब्लिक कंपनी है, जो कि ट्रांसफर फ्रीली है, कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बट प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है। पब्लिक ऑफर यहाँ अलाउड है कि आप पब्लिक ऑफर कर सकते हो, यहाँ प्रोहिबिटेड है। देखो, रिस्ट्रिक्टेड मतलब आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसमें एक रास्ता है कि भाई 200 मेंबर में पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते हो। पब्लिक में से ये लोग होंगे तो आप उनको 200 में प्लस कर सकते हो। ठीक है, बट प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है? कि मना है, अलाउड
नहीं है। ठीक है, बोला गया मिनिमम, मिनिमम कितने 3, यहाँ मिनिमम कितने 2। क्या डायरेक्टर, डायरेक्टर जब कंपनी की बात करी जाएगी तो मिनिमम 2 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर। कंप्लायंसेस सबसे ज़्यादा हाई है, यहाँ कंप्लायंसेस क्या है लो है। क्या यहाँ का कंप्लायंसेस क्या है लो है। तो ये हो गया आपका पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस। अब बोलोगे सर इतना सा आएगा 10 मार्क्स। भाई मैंने यहाँ जो वर्ड यूज़ किया, मैंने एक वर्ड यूज़ किया, क्या यूज़ किया, सिर्फ एक शब्द। जब आप पेपर में करोगे तो सिर्फ एक शब्द लिखोगे क्या, जब आप पेपर में करोगे तब क्या लिखोगे, पेपर में आप लिखोगे ना भाई। तो मान लो अगर मैं एक पेपर की बात ही करूँ, चलो मैं इस पेज को पहले बड़ा कर लेता हूँ, है ना। ठीक है, अब अगर आप लिखोगे, थोड़ी सी चीज़ है, थोड़ा सा चलना चाहिए होगा, देखता हूँ मैं ट्राई करता हूँ लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। अब अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, पूरा का पूरा लिखोगे ना, लिखने में बन नहीं रहा है। सेक्शन 268, सेक्शन 268 ऑफ, सॉरी सेक्शन 268 ऑफ, भाई लिख नहीं पा रहा हूँ, 8 ऑफ कंपनी, ये लिखोगे ना। मतलब इसमें लाइन ऐड हो गई, सेक्शन 268 ऑफ कंपनी। मैं ट्राई कर रहा हूँ पेन से लिखने की, कई बार तो नहीं हो पा रहा है ना। अरे भाई ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो इस तरीके से लिखो, सेक्शन 2, मतलब इसको डिटेल में लिखोगे ना भाई कि पब्लिक के अंदर कौन सा है, समझ रहे हो ना, कि कंपनी एक्ट एज पर सेक्शन ऑफ 271 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इसमें डिफाइन किया गया है, उसके अंदर भी यही ना लिखो। तो ये अपने आप ही कंटेंट जो होगा बड़ा कंटेंट हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे 10 मार्क्स में 2, 2, 4, 2, 6, 7 पॉइंट लिख दिया है। 7 पॉइंट को आप लिखोगे हाईली, तो क्या लिखा जाएगा आपका, हाईली कंप्लायंसेस ऑफ द पब्लिक कंपनी, हाईली लो कंप्लायंसेस ऑफ द प्राइवेट कंपनी, ऐसे लिख के आप उसको डिटेल कर सकते हो। तो मैंने कोशिश किया है कि कम टाइम में आपको एक मेजर पॉइंट बताया जाए। ये समझ लो कि कीवर्ड है सेक्शन 271, सेक्शन 268(2). इस क्वेश्चन में मैं आपको चीज़ें बता पा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और डिटेल में समझें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डिस्कस द काइंड ऑफ शेयर्स। क्या बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है किसमें, काइंड ऑफ शेयर्स में। डिस्कस किसमें कर रहा है, काइंड ऑफ शेयर्स में। काइंड ऑफ शेयर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या है भाई, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, है ना, 2 हो गए। कन्वर्टेबल शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स, है ना। शेयर्स क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स जिसपे कि हमें क्या फंड मिलता है कंपनी से। चलिए देखते हैं कौन से 2017 में है ये। चलो 2017 में आ जाओ। आजा भाई 2017, देख रहे हो इतना मतलब बड़ा है ये। आ गए हम 2017 में, 2017 का सेक्शन ए, सेक्शन बी। क्या था हमारे पास क्वेश्चन, मेमोरेंडम नहीं था। हमारे पास था क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन एमओ, नहीं ये भी नहीं था। डिस्कस द, कहाँ ये था हमारे पास, क्या था देखो। अभी मैंने थोड़ा सा बड़ा लिख के आया हूँ लेटर, क्योंकि आज ही एक मेरे फॉलोवर का फ़ोन आया और उनका मेरे सब्सक्राइबर का एक फ़ोन आया और उनका कहना था कि सर हम देख नहीं पा रहे, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है और आँखों में चश्मा लगा हुआ है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो थोड़ी काफ़ी छोटी, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा डार्क किया कि लेटर को थोड़ा सा जूम करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा, डिफरेंस बिटवीन काइंड ऑफ शेयर्स। काइंड ऑफ शेयर्स हमारा क्वेश्चन भी दे देना, डिस्कस द काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन काइंड ऑफ शेयर, एक ही बात है। 17, 23, 24 तीनों में यही बात है, तीनों का आंसर सेम ही आएगा, एक ही बात कह रहा है ना। तो डिस्कस डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स, अलग अलग तरह के शेयर्स होते हैं, उनको डिफरेंट करना। शेयर्स कितने तरह के होते हैं, शेयर्स से हमारे पास दिखाएगा कि शेयर्स हमारे पास कितने तरह के, 2 तरह के शेयर्स हैं। शेयर्स हमारे पास कितने तरह के, 2 तरह के, एक है इक्विटी शेयर और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें लिखता क्या, इंट्रोडक्शन की बात करी जाए तो बोला गया शेयर्स
रुक जाता है यार। शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 43 डिफाइंड टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ कैपिटल टाइप ऑफ शेयर्स। क्या बोला गया कि शेयर कैपिटल क्या है, एक ओनरशिप इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट्स है जो कि कंपनी से जब हम खरीदते हैं तो हम कंपनी के क्या कहलाते हैं, ओनर कहलाते हैं, ठीक है। और इसको जो डिफाइन किया गया सेक्शन 43 के अंदर डिफाइन किया गया कंपनी एक्ट के। और क्या बोला गया, इसके प्राइमरी दो टाइप है, पहला इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। देखो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या फर्क होता है। इक्विटी शेयर के अंदर वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर एक ऐसा शेयर होता है जिसको सबको पैसा देने के बाद प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, डिविडेंड जिसे कहते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होता है कि जब हिस्सा बंटने का टाइम आता है तो उसको भी डिविडेंड मिलता है, बट इसमें परसेंटेज बेस पे होता है कि उसका जो परसेंटेज होता है फिक्स होता है, उसको मिलेगा तो इतना मिलेगा। दूसरी चीज़, जब भी कंपनी का दिवालिया घोषित होता है, कंपनी क्लोज होती है, तो सबसे पहले पैसा जो दिया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर्स का दिया जाता है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स का नहीं दिया जाता है। इक्विटी शेयर के पास वोटिंग राइट्स होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। इक्विटी शेयर्स कहता है दीज आर ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ऑफरिंग वोटिंग राइट्स डिविडेंड बेस्ड ऑन प्रॉफिट रिड्यूस क्लेम ड्यूरिंग द वाइंड अप। सीधी सी बात है, रिड्यूसिबल क्लेम से वाइंड अप के टाइम पे। फीचर्स क्या कहता है इक्विटी शेयर्स के। अब देखो अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में ये आ जाए ना और ये पूछ ले कि भाई इक्विटी शेयर क्या है ना, तो वहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। इक्विटी शेयर क्या है लिख देना, सीधी सी बात है। इक्विटी शेयर्स हैं जिसमें कि ओनरशिप इंटरेस्ट होता है, वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, डिविडेंड बेस होता है, डिविडेंड्स ऑन प्रॉफिट, रिड्यूसिबल क्लेम ड्यूरिंग होता है वाइंड अप। उसके फीचर बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या होता है, रिस्क एंड रिवर्स होता है। सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा रिस्क आपका हो, हाईली रिस्क होता है। कल को कंपनी डूब जाए तो आपका पैसा डूबेगा, ठीक है। कल को कंपनी बाइंड अप हो तो सबसे लास्ट में आपको पैसा मिलेगा। तो हाईली रिस्क होता है और हाईली ही रिवॉर्ड मिलता है ना। वोटिंग राइट्स लिख लो भाई, जनरली 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट। जिसके पास 1 शेयर है वो 1 वोट करेगा, 10 शेयर है वो 10 वोट करेगा, है ना। डिविडेंड क्या होता है, वेरिएबल बेस्ड ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस। सीधी सी बात है, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करे उसके वेरिएबल बेस पे है, वेरिएबल मतलब चेंजेस बेसिस पे है, ठीक है। बोला गया ट्रांसफरेबिलिटी, कहता है इजीली टू ट्रांसफर टू पब्लिक कंपनी। कहता है कोई भी कंपनी बहुत इजी से ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, इक्विटी शेयर एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन तक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का क्या एडवांटेज है, तो कहता है एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या क्या एडवांटेज है। परमानेंट कैपिटल होता है, ये कंपनी के अंदर आपका परमानेंट कैपिटल है। अगर आपने शेयर खरीद लिया, कल को कंपनी डूब गई तो आपके शेयर की वैल्यू कम हो गई। कल को कंपनी करोड़पति बन गई तो ऐसा नहीं है कि आपके शेयर की वैल्यू उतनी है जितना, वो आपके शेयर की वैल्यू उस हिसाब से करोड़ों में चली जाएगी, ठीक है। वोटिंग राइट्स में क्या बोला गया, ये इसका एडवांटेज है कि शेयर होल्डर पर्टिकुलर पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। सीधी सी बात है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होता है उसके पास डिसीजन मेकिंग का राइट्स नहीं होता, बट इक्विटी शेयर वाले जो होल्डर होते हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग के राइट्स होते हैं और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपनी के डिसीजन के राइट्स के अंदर, ठीक है। बोला गया पब्लिक ट्रेड इक्विटी शेयर ऑफर इजी एग्जिस्टिंग। सीधी सी बात है, इसकी जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी जो होती है, पब्लिक क्या कर सकती है, ट्रेड कर सकती है इक्विटी शेयर ऑफर इजी एग्जिस्टिंग। मतलब कल को अगर मैं कोई अपनी किसी कंपनी का मैंने शेयर, मान लो टाटा के मेरे पास शेयर्स हैं और मुझे बेचना है, तो मैं किसी को भी इजीली बेच सकता हूँ, ठीक है। इसे मुझे कंपनी को इन्फॉर्म करने की, या कंपनी अपना शेयर सर्टिफिकेट उसको दे दूँगा तो भैया ये ले मेरा शेयर सर्टिफिकेट और सेल डीड साइन हो गई, उसको ट्रांसफर कर दूँगा। और आज की डेट में तो बहुत ईजी है अपने शेयर्स को बेचना। हम किसी को भी जो हम ग्रो या कोई भी ऐड करते हो क्या करते हैं, हम बेचते हैं, दूसरा पब्लिक खरीद रही होती है उसको, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, ये है 2 डिसएडवांटेज। डी क्या है, डिसएडवांटेज। डिल्यूशन क्या कहता है, ये कहता है डिल्यूशन क्या कहता है, यूजिंग मोर शेयर डिल्यूट्स ओनरशिप। सही सी बात है, वो क्या करता है कई सारे ओनरशिप को डिल्यूट कर देता, बांट देता। डिल्यूट मतलब क्या होता, बांटना छोटे छोटे टुकड़ों में। डिविडेंड्स अनसर्टेन, नो गारंटीड इनकम, कोई गारंटीड इनकम नहीं है। डिविडेंड क्या होता है, अनसर्टेन होता है, ये इसके डिसएडवांटेज है, एक डिल्यूटेड एक डिविडेंड अनसर्टेन, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके अंदर दूसरा शेयर्स, दूसरा क्या बोला, प्रेफरेंस है। देखो मैंने जो आपको कराया है 10 मार्क्स का, पर जो मैं आपको करा रहा हूँ इसके अंदर 2-4 बातें और ऐड कर देंगे तो ये 20 मार्क्स तक चला जाएगा। तो इतना नहीं लिखना है आपको, टाइप्स क्या कहते हैं, उसने क्या डिफरेंस पूछा है बस। उसने क्या पूछा कि शेयर काइंड ऑफ शेयर्स कितने होते हैं और उनके बीच का डिफरेंस बताइए, तो आप बता दो। प्रेफरेंस शेयर्स होता है, इक्विटी शेयर्स होता है। प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन लिख दो, प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होता है जिसके अंदर उसके वोटिंग राइट्स नहीं होता है, बाइंड अप में सबसे पहले इसको पैसा दिया जाता है, ठीक है। बस यही चीज़ है, इसका फ्लेक्सिबल रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है। बस इस तरीके से आप इसके अंदर लिख सकते हैं। चलो मैं पढ़ता हूँ इसको। बोलता है प्रेफरेंस शेयर्स, दी शेयर ऑफर
प्रेफरेंस शेयर इज ए डिविडेंड पेमेंट विद द प्रेफरेंस शेयर को, सीधी सी बात है। प्रेफरेंस शेयर इन असेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द लिक्विडेशन, बस सीधी सी बात है, इसको असेट्स मिलता है लिक्विडेशन के टाइम पे। लिमिटेड और नॉन वोटिंग राइट्स, क्या होता है इसके, लिमिटेड राइट्स होते हैं, नॉन वोटिंग राइट्स। अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि प्रेफरेंस शेयर्स कब राइट्स कर सकता है, हालांकि बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स एक केस में वोटिंग राइट्स कर सकता है जहां उसके पावर पर कोई बात आती है, जो उसकी पावर है, जो उसके राइट्स हैं, उसके ऊपर अगर कोई बात आती है या उससे रिलेटेड कोई बात होती है, तो वहाँ प्रेफरेंस शेयर्स वाले मेंबर भी वोटिंग कर सकते हैं। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, कॉम्युलेटिव एंड नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अभी कॉम्युलेटिव क्या है, नॉन कॉम्युलेटिव क्या है, बोलता है कॉम्युलेटिव कहता है अनपेड डिविडेंड कॉम्युलेटेड एंड पेड लेटर, तो अनपेड है वो, कॉम्युलेटेड मतलब अनपेड है, पैसा पेड किया पर वो बाद में करेगा पे, ठीक है। नॉन कॉम्युलेटिव मतलब डिविडेंड लैप्स इफ नॉट डिक्लेयर, क्या होता है जिसके अंदर डिविडेंड लैप्स हो जाएगा अगर वो डिक्लेयर नहीं करेगा, तो नॉन कॉम्युलेटिव। फिर बोला गया, एक क्या बोला गया, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग क्या कहता है, इंटाइटल टू फिक्स डिविडेंड एंड शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस जिसके अंदर क्या होता है, इंटाइटल होता है फिक्स डिविडेंड और शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट, जो सरप्लस प्रॉफिट होता है उसको शेयर किया जाता है। एक बोला गया नॉन पार्टिसिपेट ओनली इंटाइटेड टू फिक्स डिविडेंड्स, क्या होता है फिक्स डिविडेंड, जैसे हम बोलते हैं ना 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, उस तरीके से इसमें परसेंटेज होता है, जैसे डिवेंचर के होता है इंटरेस्ट, तो वो हो जाए फिक्स। फिर बोला गया कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल मतलब कन्वर्ट करके इक्विटी में कन्वर्ट किया जाता है। बोला कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स और कैन नॉट बी कन्वर्टेड इक्विटी शेयर्स, कन्वर्ट भी हो सकता है और ये कन्वर्ट नहीं भी हो सकता है, दोनों कैटेगरी का है। बोला गया रिडीमेबल एंड ई रिडीमेबल। भाई कुछ शेयर्स क्या होता है, रिडीमेबल का मतलब बता दूं मैं आपको पहले कि रिडीमेबल और ई रिडीमेबल का मतलब, रिडीमेबल मतलब कि जो शेयर लिया गया वो 10 साल के लिए गया, 10 साल के बाद उस शेयर की वैल्यू को, उस शेयर का जो भी कैपिटल होगा उस टाइम पे मार्केट का जो भी वैल्यू होगा उसके रेट पे देके या प्रीमियम के डे पे हम उसको क्या कर सकते हैं, वापस दे देंगे और सारे के सारे शेयर्स को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बोला गया रीपेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, एक पीरियड के बाद हम क्या कर रहे हैं, रीपेबल कर रहे हैं। नॉट रीपेबल दिस फॉर्म इज अ प्रोहिबिटेड इन इंडिया, कहता रीपेबल नहीं है और दिस फॉर्म्स इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी ई रिडीमेबल शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकता है, ये इंडिया के अंदर क्या है, प्रोहिबिटेड है। एडवांटेज ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स के क्या एडवांटेज है भैया, सीधी सी बात है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, फिक्स इनकम देता है, जैसे मैंने बताया आपको 9% 8% वो फिक्स इनकम देता है। इसके अंदर क्या होता है, स्टेबल होता है डिविडेंड, एक डिविडेंड क्या होता है, स्टेबल होता है। फिर बोला गया प्रेफरेंस शेयर लिक्विडेशन, प्रेफरेंस शेयर का क्या लिक्विडेशन होता है, एक मिनट, इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर का लिक्विडेशन होता है जो कि सेव द इक्विटी शेयर और नॉन कन्वर्टेबल डिलीट लिमिटेड वोटिंग राइट्स, क्या होता है इसके अंदर, लिमिटेड वोटिंग राइट्स होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद गया डिसएडवांटेज, लिमिटेड रिटर्न्स, नो वोटिंग राइट्स, पर सीधी सी बात है रिटर्न्स तो लिमिटेड आ ही रहा है और वोटिंग राइट्स उसके अंदर नहीं है। इसमें केस लो दिया गया, केस लो क्या है इसका पढ़ लेना एक बार बहुत अच्छे से। बोला गया राम कॉर्पोरेशन वर्सेज प्रोवाइडेड टीन एंड जनरल इन्वेस्टमेंट एलटीडी 1992। देखो अगर रेगुलर बेच होता है या मैं रेगुलर पढ़ा रहा होता तो मैं बिल्कुल इस केस लोगों को एक्सप्लेन करता कि इसके अंदर क्या कहानी क्या नहीं। अभी जो मैंने ये मार्क किया ना आप उसको पढ़ लेना, जितना समझ में आया ठीक, नहीं तो गूगल कर लेना समझने का अगर इच्छा हो रही हो तो। अदरवाइज आप केस लो नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा, पूरा का पूरा लिखने के ऊपर पूरा डेट लिख दो, नीचे लिखो केस लो, उसके अंदर ये चीज़ लिख दो, चल जाएगा। बोला क्या स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ शेयर्स, मैंने क्या बोला कि जनरली दो होते हैं, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, ये स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं जिसके अंदर कौन सा होता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब ये याद रखना क्वेश्चन में आपके पास 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन क्या है। वो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, मैं चाहता तो उसको और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर सकता था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो पूरी कंपनी लोगों में से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो अब ये याद रखना कि सेक्शन ए की जो मेरी वीडियो है वो तो है ही, उसमें तो 18-20 क्वेश्चन जो भी मैंने कराए वो इंपॉर्टेंट कराए कराएं, बट अगर मैं कोई पार्ट सेक्शन बी में करा रहा हूँ, ठीक है, ये सेक्शन सी में कराऊंगा, उसमें से कहीं भी अगर मैं ये फोर्स कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये आ सकता है तो आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्वेट इक्विटी शेयर क्या है बताइए, तो आप बता सकते हैं कि इशू टू एम्प्लॉय फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और नाउ हाउ गवर्न बाय द सेक्शन 54 ऑफ द कंपनी एक्ट। मतलब ये कि स्वेट इक्विटी शेयर वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय को दिए जाते हैं
उनके परफॉर्मेंस बेसिस पे, ठीक है, जिसको डिफाइंड सेक्शन 54 द कंपनी एक्ट 2013 में किया गया है। फिर आया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसको ईसॉप बोलते हैं। ईसॉप मतलब इसको क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या था, ऑफर टू एम्प्लॉय एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस इंसेंटिविटीज लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, मतलब ये एक ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि दिए एम्प्लॉय को जाते हैं स्टॉक ऑप्शन के रूप में कि भैया 20 रुपये का शेयर है मार्केट के अंदर, हम आपको 15 रुपये दे रहे हैं, पर ये आप तभी बेच सकते हो, तभी कर सकते हो जब आप कंपनी को 5 साल दे चुके हो गए, 10 साल दे चुके हो, 3 साल दे चुके हो, उसके बेस पे। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स कौन से होते हैं, जो कि पहले से शेयर होल्डर होते हैं उनको दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स वाले कौन से होते हैं, वो शेयर्स होते हैं जो पहले से दिए जा चुके हैं उनको दिया जाता है। मतलब पहले शेयर्स हुए मार्केट में, किसी के पास 50,000 शेयर्स हैं, ठीक है, और मैं बोनस शेयर्स दे रहा हूँ, तो मैं उस जो पहले से इशू उसको दे रहा हूँ, क्या बोला है, इशू करा फ्री ऑफ कॉस्ट, दिया क्या जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कैपिटलाइज ऑफ रिजर्व, और ये करके क्या करते हैं, वो कैपिटलाइज कर देते हैं रिजर्व को। बोला क्या, राइट शेयर्स, राइट शेयर्स कौन से होते हैं, राइट शेयर जगह शेयर, जब भी कोई कंपनी एक शेयर इशू मार्केट में पहले से होता है, पहले से मतलब कि मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल मार्केट में पहले से अडानी का है, और अडानी दोबारा इक्विटी शेयर कैपिटल लेके आ रही है सेम पर्पस सेम प्रोस्पेक्टस के हिसाब से, तो उसका जो राइट्स होगा पहले अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे उनको देगी, है ना, और कम वैल्यू पे देगी, तो उसको बोला जाता है शेयर राइट्स। क्या बोला गया, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट डिस्काउंट प्राइस, बराबर ना, एट डिस्काउंट प्राइस। कंक्लूजन पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे चलो, नीचे नहीं जाना, हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा चला हमारा। अगला क्वेश्चन क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखो इंडोर मैनेजमेंट क्या है, डॉक्ट्रिन क्या है भैया, ये इंडोर मैनेजमेंट और जो डॉक्ट्रिन है ये कंपनी को प्रोटेक्ट करती है, कंपनी के डायरेक्टर को प्रोटेक्ट करती है, कंपनी से होने वाले नुकसान को जो एम्प्लॉय होते हैं उनको करती है। इसको हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो भाई कितनी बार आया है, 16, 17, 18, 19, बहुत ध्यान से देना, बहुत ध्यान से देखना, और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरी वीडियो में आपको क्या कमी नज़र आ रही है, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे बताओ, नेक्स्ट टाइम से मैं उस चीज़ के लिए अपने वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव करके लेके आऊँगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का था, कहाँ आया हुआ है वो, 16 में 17 में भी आया हुआ है, 16 में भी है, 17 में भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखते हैं अगला क्वेश्चन हो, शायद नहीं आया, इतनी तो चला गया, इसी में होगा जब बोला उसने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, फंक्शन अपोजिट ऑफ डायरेक्टर। ये दिखा रहा है 16 में है, 17 में भी है, तो भाई एक्सप्लेन द क्या था कंपनी ड्राफ्टिंग, अरे यार एक को यहाँ से सर्च कर लेना, यहाँ से सर्च कर लेते हैं उसको, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये आ गया, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसीज केसेस। क्वेश्चन क्या है, मैं देखो इसने सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करी, इसमें क्वेश्चन और अच्छे से आ गया कि हेल्प ऑफ द डिसीज केसेस। चलो अच्छी बात है, और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हम। एक्सप्लेन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ, नहीं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मज़ा नहीं आएगा। डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विद एक्सप्लेनेशंस, यही कर देता हूँ, ठीक है, ये 17 का ही होगा पेपर, सी कैटेगरी। चलो कोई नहीं, 17 का कुछ भी हो, हम यहाँ डिस्कस करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है। इंट्रोडक्शन में पढ़ो भाई, पहले कहता है इज अ की फीचर प्रोटेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन। सीधी सी बात है, ये क्या है, एक की फीचर्स है जो प्रोटेक्टिव करता है डॉक्ट्रिन इन अ कंपनी लॉ,
कंपनी लॉ को, दैट सफर्ड आउटसाइड थर्ड पार्टी, जिससे कि सफर कर रहे होते हैं कौन, आउटसाइडर थर्ड पार्टी, डीलिंग विद द कंपनी, इट इंश्योर द दे आर नॉट पेनलाइज टू इंटेंशन इरेगुलरिटीज दे कुड नॉट रीजनेबल नाउ। मतलब क्या बोला गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहते हैं, कंपनी की वजह से किसी भी तरीके से कोई भी फ्रॉड ऐसा ना हो जिससे कि एक थर्ड पार्टी जो इनोसेंट है उसको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई फ्रॉड हो उसके साथ, ठीक है, उसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर बात करती है, जिसका मीनिंग को इस्टेब्लिश इन द, ये इस्टेब्लिश कब हुआ, रॉयल ब्रिस्ट बैंक वर्सेस त्रुकुंड 1856 के अंदर इसका क्या हुआ, ये जो कंपनी लॉ के अंदर इम्प्लाइड किया गया इस सेक्शन के, इस केस के बाद किया गया। इट होल्ड दैट आउटसाइडर एंड इंटायर्ड टू एज्यूम दैट कंपनी हैज़ कंप्लाइड विथ ऑल इंटरनल रेगुलेशन एंड प्रोसीडर्स, कंपनी सारे रूल फॉलो कर रही है, रेगुलर कहते हैं विल आउटसाइडर मस्ट रीड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, आउटसाइडर क्या करता है, मस्ट रीड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्ट, इसको बोला जाता है, देखो इसको एक पॉइंट और बोला गया, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मतलब ये कि कंपनी ये लोग कहता है कि भैया आपके पास कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने क्या लिख रखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने क्या लिख रखा है, ये सारी बातें जो हैं लिखी हुई होनी चाहिए और वो आप पढ़ चुके हो, हम ये मान के चलेंगे आप वो पढ़ चुके हो तभी आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। आप कल को ये बोलो कि मुझे नहीं पता था कंपनी कैसे काम करती है, मुझे नहीं पता था कंपनी क्या काम करती है, तो वो कहीं से कहीं ग्राउंड आपका रीजनेबल नहीं होगा और वो सुना भी नहीं जाएगा। देयर इज नो नीड इन्वेस्टिंग वेदर इंटरनल अप्रूवल और रिसोल्यूशन वेदर प्रॉपरली पास्ड। की प्रिंसिपल क्या बोला गया, कहता है इंटरनल प्रोसीडर लैप्स कैन नॉट बी यूज बाय द कंपनी डिफेंस अगेंस्ट इनोसेंट आउटसाइडर, बस सीधी सी बात, अगेंस्ट इनोसाइडर आउटसाइडर, इंश्योर स्मूथ ट्रांजेक्शन एंड बिजनेस कन्वेंशंस, कहता है स्मूथ ट्रांजेक्शन हो और बिजनेस कन्वेंशन हो, कोई दिक्कत बिजनेस करने में ना हो, ठीक है, कैन नॉट बी यूज बाय द कंपनी एज अ डिफेंस अगेंस्ट। अच्छा ये बिल्कुल भी इसका क्या होता है कि ऐसा नहीं हो कि जो इनोसेंट प्रिंसिपल आउटसाइडर हैं उनको डिफेंस करने के लिए, ऐसा बोलेगा एक्सेप्शनल टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे नहीं लगता। पहला एक्चुअल नॉलेज, इफ द आउटसाइडर न्यू ऑफ इंटरनल इरेगुलेटेड दे कैन नॉट बी रियली टू द डॉक्ट्रिन, मतलब उसके ऊपर नहीं लगे। हाउ इसका केस लोग दिखा रखा है यहाँ पे, पढ़ लीजिएगा बहुत आसानी से, है ना। सब्सिक्वेंस में बोलता है इफेक्ट रेज सब्सिक्वेशन द आउटसाइडर मस्ट इनक्यूर ब्लाइंड रिलायंस इज नॉट प्रोटेक्टेड, ठीक है। अल्ट्रा वायरस एक्ट, भाई ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में, और ये केस लो पढ़ लेना, आपका जो 4 मार्क्स वाला है ना उसमें ये पूछा जा सकता है। अल्ट्रा वायरस एक्ट, इफ द एक्ट इज आउटसाइड द कंपनीज ऑब्जेक्ट क्लाउज इट इज वॉइड, मतलब फिर से पढ़ता हूँ एक बार, इफ द एक्ट इज आउटसाइड द कंपनीज ऑब्जेक्ट क्लाउज इज वैड, मतलब अगर कोई कंपनी ऐसा एक्ट करती है आउटसाइड ऑफ द कंपनी ऑब्जेक्ट, कंपनी के ऑब्जेक्ट से बाहर निकल, कंपनी का काम है भैया कुछ करना और तुम कुछ और कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये कहाँ बोला गया, इसके लिए केस याद करना 1875 में है, रेलवे केयरिंग वर्सेस रिच। आप बोलोगे भैया आगे का तो पढ़ा नहीं, अजबुरी रेलवे कैरिज, अब नाम अजीब से लग रहा है ना, अजबुरी रेलवे कैरिज वर्सेस रिच 1875 केस लो है, 4 मार्क्स में इतना लिखा हो चलेगा। इसके आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी कन्फर्म राइट ऑफ आउटसाइडर, वो भी राइट्स ऑफ आउटसाइडर को नहीं दिखाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस में क्या बोला गया, बैलेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ईच ऑफ बिजनेस, क्या करता है, बैलेंस ही करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। इंश्योर गुड फेथ डीलिंग विथ कंपनी, क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो कंपनी डील कर रही है वो किस में कर रही है,
गुड फेथ में कर रही है। देखो हो सकता है वीडियो आप मेरी सुने माइक से तो थोड़ी सी आवाज़ मेरी कम है, एक तो बहुत ज़्यादा चीख चीख के बोल नहीं पाता हूँ, माइक में आवाज़ कैच नहीं कर पा रही है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरी वॉइस है बहुत ही प्रॉपरली जा रही है। मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच सके और आप समझ सके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ही एनर्जी लग रही है इसके अंदर। मैं यहाँ देखने चाह रहा था कि आवाज़ कहाँ तक जा रही है, किस लेवल तक जा रही है, ताकि आपको वीडियो में प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा 3 क्वेश्चन हुआ, हम चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? चौथा क्वेश्चन कहता है डिस्कस द डिस्क्वालीफाई ऑफ डायरेक्टर। भाई सीधी सी बात है, कौन सा डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होगा? 3-4 पॉइंट में भी बता रहा हूँ। पहला, वो डायरेक्टर जो कहीं ना कहीं उसने फ्रॉड कर रखा हो, डिस्क्वालीफाइड होगा। वो फॉर्जरी एक्टिविटी में हो, मिस मान कर मतलब वो आपके साथ काम कर रहा है, डायरेक्टर है, एक्सीडेंट हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या हुआ? अनसाउंड माइंड का मतलब हुआ कि भैया वो नहीं समझ रहा होगा ना, मैं पागल नहीं है, मैं पागल लगता है, ठीक है, मैं पागल लगता नहीं है पर मैं पागल है, मतलब दिमाग उसका हिल गया है, बचपन से पागल नहीं है, काम करते के दौरान। तो अनसाउंड माइंड तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। कोई ऐसा जहाँ पे वो किसी कंपनी के फॉरवर्ड में आ जाए, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कहाँ पर है ये? कॉपी करके इसको डाल ही देते ना, सीधा यहीं मिल जाएगा। ये आ गया। डिस्कस द डिस्क्वालीफाई ऑफ द डायरेक्टर। क्या बोला गया इंट्रोडक्शन में? क्या बोलता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द मोस्ट क्रिटिकल बॉडी ऑफ द कंपनी। सीधी सी बात है, क्रिटिकल बॉडी मतलब एक ऐसा पर्सन होता है जो कि भाई ऑथराइज होता है, हर जगह साइन उसके करने हैं, चेक पे साइन उसको करना है, कोई डील करेगा एग्रीमेंट तो वो साइन करेगा, क्योंकि शेयर होल्डर ने क्या कर रखा है, उसको सिलेक्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रखा है। इंटरेस्टेड विद द पॉलिसी फॉर्मुलाइजेशन स्टैटिक्स डिसीजंस एंड इंश्योर द कंप्लायंसेस विद द लॉ, कि वो इंश्योर भी करता है कि कंपनी सारी की सारी कंप्लायंसेस कर रही है लॉ के अंदर रहते हुए। द इंश्योर क्वालिफाई एंड एथिकली पर्सन आर अपॉइंटेड। द कंपनी एक्ट 2013 लेज डाउन रिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, सेवरल डिस्क्वालिफिकेशन है ना, ले डाउन सेवरल डिस्क्वालिफिकेशन। क्या बोलता है? स्टैच्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 164 ऑफ द कंपनी एक्ट। कहाँ बताया गया डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में? 164। अब कहोगे भैया 164 को कैसे याद करें? तो सीधी सी बात है, 6, 4, 10 और 1, 11, मतलब ऐसे पढ़ लो, या 1, 6, 7 और 7, 4, 11। 11वीं पास के बच्चे को क्या बोला जाता है? कोई क्वालिफिकेशन है क्या? कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। बस इस तरीके से एक थोड़ा सा मतलब लॉजिकली, कहीं भी कोई साइंस नहीं है इसका, पर इस तरीके से आप याद कर लेना। मेरी बात अगर याद आ जाए, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए और मेरी बात याद आ जाए कि 6, 4, 10 और 1, 11, कोई लॉजिक तो है नहीं, पर 1, 6, 4 कर दोगे तब भी 11 होगा, तब भी कोई लॉजिक नहीं है। पर 164 की बात करा जाए तो सेक्शन 164 को कंपनी एक्ट 2013 में बताया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर को, कि डायरेक्टर कब डिस्क्वालीफाई होता है इसके बारे में। तो बोला गया डायरेक्टर क्या अनसाउंड माइंड हो। मैंने बताया अनसाउंड मतलब क्या, कि मैं पागल नहीं है पर मैं पागल दिखता है, ठीक है। तो बोला गया कि वो अनसाउंड है, मैं पागल नहीं, मैं पागल दिखता नहीं है पर मैं पागल है, तो उसी को बोला जाता है अनसाउंड माइंड ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफ द कोर्ट या डिस्क्वालीफाइड। भाई कोर्ट हो तो उसे क्या करते हैं? डिस्क्वालीफाई बोल देंगे। एग्जाम्पल, ए डॉक्टर सफरिंग फ्रॉम अ सेवर मेंटल हेल्थ इशूज, है ना, उसने कर दे कि भाई इसको सफरिंग कर रहा है कि मेंटल हेल्थ इशूज है, तो वो अनसाउंड माइंड कहलाएगा। दूसरा बोला गया अनडिस्चार्जेबल इंस्टॉलमेंट, मतलब कहता है इफ डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट एंड रिनेम्स अनडिस्चार्ज डिस्क्वालीफाई, मतलब कि वो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो चुका है और वो अनडिस्चार्ज हो गया डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है, ये बात है। फिर बोला गया कन्विक्टेड बाय द कोर्ट से कन्विक्टेड मतलब वो कोई मर्डर वगैरह कर रखा होगा, चोर कर रखा होगा है, फॉर द 6 मंथ ऑफ द मोर, है ना, इंस्पायर किया। तो मोरल ट्रूपिट्यूड मतलब ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल ट्रूपिट्यूड, मतलब कोई ऐसा कि मोरली मतलब कहते हैं ना कि एक इंसानियत करना तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उसने कोई ऐसा क्राइम कर रखा है, गलती कर रखी है। 5 ईयर डिस्क्वालीफाई आफ्टर सेंटेंस कंप्लीशन, मतलब सेंटेंस 5 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर सेंटेंस कंप्लीशन, बोलता है कि अगर कोई भी कन्विक्टेड है तो 5 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई है, अगर वो कंफर्म हो गया। मान लो मैं जेल हो गया हूँ, ठीक है, जेल से बाहर कंप्लीट कर लिया मैंने, तो 5 ईयर के लिए मैं क्या हो गया, 5 साल तक मैं डिस्क्वालीफाई होऊंगा। आफ्टर 5 ईयर सजा काटने के बाद 5 साल के बाद मैं क्या हो जाऊँगा, क्वालिफाइड हो जाऊँगा, मैं डायरेक्टर कंपनी में बन सकता हूँ। लाइट अच्छा समय नहीं लगा जिसकी वजह से आँखों में थोड़ा
ज़्यादा लाइट जा रहा है, इसकी वजह से थोड़ा दर्द हो रहा है आँखों में। कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर ये करा दूँ, जबकि हम चौथे पे हैं, अभी हमारे पास 13 क्वेश्चन है, तो जल्दी चलते हैं। फेलियर टू पे कॉल्स, बस सीधी सी बात है, फेलियर है। कॉल्स पे कॉल्स मतलब कोई भी कॉल मनी कर रखा, शेयर का कॉल उसने क्या कर दिया, फेल कर दिया, है ना। हेल्थ 6 मंथ डिस्क्वालीफाई अपॉइंटमेंट, मतलब वो डायरेक्टर तो बना था, उसने बोला कि मैं इतने शेयर खरीदूंगा, ठीक है, वो शेयर के पैसे ही नहीं दे पाए तो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर बोला कि डिस्क्वालीफाई ट्रिब्यूनल, किसी कोर्ट ने या NCLT, जिसको कंपनी NCLT क्या है मैं बता दूँ आपको, NCLT ट्रिब्यूनल है कंपनी लॉ का, नेशनल कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल है, ठीक है। उसने ही इसको क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया भैया। बोला कि नहीं, सेक्शन 242 रिलेटेड टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, कहीं उसने ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट कर रखा है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। छठा पॉइंट क्या बोला गया, नॉन कंप्लाइंसेस बाय द अदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है जहां वो कंप्लाइंसेस को पूरा नहीं कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, नॉन कंप्लाइंसेस कहलाएगा अदर डायरेक्टर के लिए, और वो नहीं बन सकता। केस लो है इसके अंदर, राजेंद्र सिंह वर्सेज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, राजेंद्र सिंह ने केस किया होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर, ठीक है। ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई अंडर द लॉ, कहता कन्फर्म दैट सच डायरेक्टर ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिस्क्वालीफाई था लॉ से। इंस्टॉलमेंट इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, कहता जो ट्रांजेक्शन दो काम वहाँ कर रहा है उस पार्टी में वो क्या है, इंस्टॉलमेंट है। डायरेक्टर इन्वॉल्व ऑफ द कॉन्फिडिक्ट ट्रांजेक्शन विदाउट डिस्क्लोज कैन फेस डिस्क्वालीफाइड, मतलब किसी एक ऐसे थर्ड पार्टी मतलब कंपनी के थर्ड पार्टी से वो क्या होगा, रिलेटेड कर रहा है, जो ट्रांजेक्शन जो हो रहा है गलत हो रहा है, उसमें घुसा हुआ था, उसको हम डिस्प्लाई कर सकते हैं। एडिशनल ग्राउंड अंडर सेबी एंड RBI आर लिस्टेड इन फाइनेंशियल कंपनी, क्या था एडिशनल ग्राउंड बता रहा हूँ कि अंडर सेबी और RBI भी लिस्टेड इन फाइनेंशियल कर सकता है इफ फाउंड गिल्टी सिक्योरिटी फ्रॉड, किसी शेयर मार्केट के अंदर वो फ्रॉड कर रखा है, इनसाइडर ट्रेनिंग या मार्केट मैनिपुलेशन कर रखा उसने, या बिलफुल डिफॉल्ट स्टेटस विद RBI, उसने RBI के स्टेटस के साथ क्या करा हुआ है, बिलफुल डिफॉल्ट किया हुआ है, तब भी वो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई कहलाएगा। यार चश्मा पहन लेना चाहिए, मेरे को बहुत ज़्यादा आंखों में दर्द हो रहा है। आई विल ट्राई कि मैं आपको पूरा कंप्लीट कर दूँ। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो को 2 पार्ट में डालूँ, इसलिए मैं रुका पड़ा हूँ। दोस्तों प्लीज़ मेरी इस मेहनत को मेरे को करने में थोड़ा सा ना, मैं अगर आपकी वीडियो डाल रहा हूँ और मुझे जो एनर्जी मिलती है वो आपके सब्सक्राइब करने से मिलती है, आपके लाइक करने से मिलती है, आपके कमेंट करने से मिलती है, तो प्लीज़ मुझे वो एनर्जी प्रोवाइड कराओ, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँ तो या रिकॉर्ड करूँ तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अरे भैया क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको फिर से भी जब मैं समझाऊंगा तो समझ लेना। व्हाट इज द मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इसमें बता दिया मेमोरेंडम। नेक्स्ट चलो, बहुत जगह देखो कितनी जगह गया, काइंड ऑफ शेयर कैपिटल में बता दिया। व्हाट डू यू मीन बाय द सेक्शन C में आ गया भाई। व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट, बाकी पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। मीनिंग क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी मतलब किस तरीके से कंपनी को चलाया जाएगा, क्या रूल एंड रेगुलेशन, सारी बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। डिफाइंड, पढ़ लेना इसको पूरी तरीके से, स्क्रीनशॉट लेके। डिफाइन इट्स पावर, स्कोप एंड रिलेशनशिप विद द आउटसाइडर वर्ड्स, मतलब आउटसाइडर जो लोग होंगे उनके साथ कैसे वो रिलेशन रखें उसके बारे में डिफाइन किया गया। सेक्शन 256 के अंदर इसकी डेफिनेशन है। क्या बोला गया, मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एज ऑर्गेनाइजली फेम और अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। और क्या बोला इसका क्या बोला, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था। ये भी भैया 16-17 में ही है, ठीक है, पता नहीं हम कहाँ हैं अभी।